सो मल्टी बैगर स्टॉक्स ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में चाहता है, बट सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट, सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये है कि इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पता चले कि ये मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। दो सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सिचुएशन है जिसमें एक बिजनेस है जिसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सपोज इकॉनमी है या वो पूरा का पूरा सेक्टर है, उनमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। उनके प्रोडक्ट की डिमांड उस लेवल की नहीं रही जो पहले थी। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस एक बिज़नेस फेस कर रहा है। बट इन सारे चैलेंजेस के बावजूद जो ये बिज़नेस है, इनके ओवरऑल ऑपरेशन पे इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, पर बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मिनिमल इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनका ग्रोथ रेट अभी भी इंटैक्ट है और इनका आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। वीज़ा वीज़ दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे एक और बिजनेस है जिसका सपोज उनके सेक्टर में कोई चैलेंज आ गया एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का, एंड उस वजह से उस बिज़नेस के ऑपरेशन के ऊपर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ा। उनके मार्जिन्स कम हो गए, उनके सेल्स कम हो गए, उनके ग्रोथ आउटलुक पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो एज एन इन्वेस्टर अगर ये सिचुएशन हमें मिले तो ऑब्वियसली हम ऑप्शन वन वाले बिजनेस के साथ जाएंगे, जहां हमें क्लियरली दिख रहा है कि इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद वो बिज़नेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उन सारे चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल कर रहा है। बट आइडल सिनेरियो में हमें इतना क्लियरली ये सिचुएशन मिलता नहीं है। हमें ये चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। इसीलिए मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें पता कैसे चले कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो चैंपियन बिजनेस है, हर एक चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर रहा है। वीज़ा वीज़ कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें मे बी नंबर्स अच्छे हो सकते हैं ऊपर ऊपर से, बट ये जो फंडामेंटली जो एक बिज़नेस को अलग बनाता है उनके कंपटीटर से, वो चीज़ इस बिज़नेस में मिसिंग है। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। सो इंडिया में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो हैं वो सिक्लिकल होते हैं, सीजनल होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें Q1 जो अप्रैल से जून तक का क्वार्टर होता है एक फाइनेंशियल ईयर का, जिसको फर्स्ट क्वार्टर कहा जाता है, उसमें मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का अगर हम देखें तो ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड होती है, डिमांड थोड़ी कम होती है। अगर उसको हम Q4 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, यानी कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है उसको अगर हम अप्रैल से जून के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि बहुत बड़ा डिक्लाइन आता है मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के नंबर्स में। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है जनवरी से मार्च के क्वार्टर में फेस्टिवल का सीज़न होता है, हॉलीडेज़ होते हैं, वेडिंग सीज़न होता है। जबकि अगर हम ये अप्रैल से जून वाला क्वार्टर देखें तो यहाँ पे जस्ट समर सीज़न स्टार्ट हुआ होता है। मॉनसून की वजह से कई जगह इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ट्रैवलिंग के ऊपर। लोग स्पेंड करने के मूड में इतना ज़्यादा होते नहीं है क्वार्टर वन में, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का डिमांड इस क्वार्टर में अफेक्ट होता है। सो कभी भी अगर हम Q4 को Q1 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये एक इनजस्टिस हो जाएगा, एक सही एनालाइज नहीं होगा। रैशनल एनालाइज यही होगा, रैशनल कंपैरिजन यही होगा कि अगर हम 2023 के Q1 को, यानी कि अप्रैल और जून वाले क्वार्टर को 2022 के अप्रैल और जून वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें थोड़ी क्लियर पिक्चर दिखेगी कि बिजनेस ऑन अ ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज हो सकता है कुछ मंथ सीजनल हो, कुछ क्वार्टर सीजनल हो, बट ईयरली हमें क्लियर पिक्चर दिखती है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे वेडिंग इंडस्ट्री का, वेडिंग बिजनेस का। वी ऑल नो कि इंडिया में जो Q3 और Q4 का क्वार्टर होता है, यानी कि तीसरा और चौथा क्वार्टर, यानी जो अभी सितंबर कंप्लीट होगा, इसके बाद जो थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च। सो मोस्ट ऑफ द वेडिंग्स जो हैं इंडिया में वो इन दो क्वार्टर्स में होती है। फेस्टिवल्स भी अगर हम देखें तो इन दोनों क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड ये एक बहुत ही कॉमन लॉजिक है कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस की परफॉर्मेंस भी Q3 Q4 में अच्छी होगी। स्पेशली अगर वेडिंग वाले बिजनेस की बात करें, जिनका मेन प्रोडक्ट या सर्विस ही वेडिंग से रिलेटेड है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो Q3 Q4 में अच्छा रहेगा। ऐसा ही एक बिज़नेस है वेदांत फैशन। सो वेदांत फैशन का अगर हम Q3 Q4 का नंबर कंपेयर करेंगे Q1 के साथ में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो वो सही नंबर, सही पिक्चर हमें दिखेगी नहीं। दैट्स वाई अगर हम वेदांत फैशन का जो Q1 का रिजल्ट आया था, अप्रैल से जून का जो रिजल्ट इनका आया था, उसको अगर हम एनालाइज करें लास्ट ईयर के अप्रैल और जून वाले क्वार्टर में, तो हमें थोड़ी क्लियर पिक्चर दिखेगी। वेदांत फैशन अगर हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो वेदांत फैशन एक अपैरल कंपनी है। सबसे पॉपुलर ब्रांड जो है इनका वो मान्यवर ब्रांड है,
इसके साथ में मोहे एक और ब्रांड है इस कंपनी का जो काफ़ी पॉपुलर है। तो बेसिकली वेडिंग से रिलेटेड ये अपैरल जो है वो सेल करती है। प्रीमियम कैटेगरी के मोस्टली इनके क्लाइंट्स होते हैं, इनके टारगेट कस्टमर मिड प्रीमियम टू लग्जरी काइंड ऑफ कस्टमर्स होते हैं। सो इनका अगर जब हम अप्रैल से जून वाला नंबर देखते हैं इस क्वार्टर का और उसको अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर के साथ में, तो वहाँ पे सेल्स ऑलमोस्ट 0% की ग्रोथ है, मार्जिन्स कंपनी के कम हुए हैं, नेट प्रॉफिट इनका फॉल हो गया है, नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है वेदांत फैशन के, अगर हम उसको ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न दिया है वेदांत फैशन ने कि इस साल यानी कि अप्रैल से जून का जो क्वार्टर था उसमें जो वेडिंग डेट्स थी वो काफ़ी कम थी, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के साथ में। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है बट अराउंड 10 to 15% का जो डेट्स थी वो कम थी इस साल। सो ऑब्वियसली क्योंकि ये वेडिंग बिजनेस है, तो अगर नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स ही कम हो जाएंगी तो आपकी सेल्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि वेदांत फैशन के रिजल्ट में भी हमने देखा। ऑल दो कंपनी का ये कहना है कि जो Q3 Q4 यानी कि सेकेंड हाफ होगा FY20 फाइनेंशियल ईयर 24 का 2023 का जो सेकेंड हाफ होगा उसमें कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी, उस वेडिंग सीजन में इनकी सेल्स भी अच्छी होगी और नंबर्स वापस से इम्प्रूव होंगे। देन अगर इसको हम कंपेयर करें टाइटन, सो टाइटन का जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है तनिष्क जो ज्वेलरी सेगमेंट में डील करता है। अराउंड 80% का जो रेवेन्यू है टाइटन का वो तनिष्क से आता है। सो तनिष्क का अगर हम सिर्फ वेडिंग वाला सेगमेंट पकड़े, यानी वो बिजनेस जो उनका वेडिंग से आता है, तो वेडिंग वाला सेगमेंट अगर हम देखते हैं तनिष्क का, तो उनका जो अप्रैल से जून क्वार्टर जो गया है 2023 का, उसमें अराउंड 26% की ग्रोथ आई है सिर्फ वेडिंग वाले बिजनेस में। सिर्फ वेडिंग वाले बिजनेस में 26% की ग्रोथ आई है अगर इसको हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में। सो अगेन उस एग्जांपल पे अगर हम वापस से आएँ कि चैलेंजेस तो दोनों कंपनीज के लिए थे, दोनों बिजनेसेस के लिए चैलेंजेस थे। नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स वेदांत फैशन के लिए भी कम था, नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स तनिष्क के लिए भी कम था, और बट दोनों ही वेडिंग सेगमेंट में डील करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दिस वेदांत फैशन की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, सेल्स गिरे, मार्जिन्स गिरे, नेट प्रॉफिट गिरा। वीज़ा वीज तनिष्क का अगर हम देखें तो वहाँ पे उनका बिजनेस सिर्फ ग्रोथ ही नहीं हुआ है बल्कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है। इनफैक्ट उनके जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हैं उनको उन्होंने आउट परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में, इस लेवल तक की ग्रोथ उन्होंने दिखाई है Q1 के क्वार्टर में। सो और उनकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि ऑल दो नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स कम थे बट उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई की, क्योंकि उनके पास काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। सो उन्होंने उस एक्सपीरियंस को यूज़ किया अपनी एफिशिएंसी में, एंड उन्होंने उन जोग्राफीज़ को टारगेट किया जहाँ पे थोड़े से इस क्वार्टर में फेस्टिवल्स थोड़े से ज़्यादा थे, नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स थोड़े से ज़्यादा थे। सो पर्टिकुलरली जैसे बिहार हो गया या झारखंड हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, जो मैनेजमेंट का कहना है इस तरीके इन रीजन्स पे उन्होंने फोकस किया और इन रीजन्स में काफ़ी अच्छी सेल्स आई है तनिष्क के लिए इस क्वार्टर में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे पैन इंडिया में अगर उनके ब्रांचेस है तो हर जगह से बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। मैनेजमेंट का क्लियरली कहना है कि ओवरऑल अगर इंडिया का कंपैरिजन करें तो बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जहाँ के उन पे उनके सेल्स पे इफेक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ लोअर नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स। बट जब उसको उन्होंने टैकल कैसे किया कि जिन जगहों पे डिमांड अच्छी थी, वेडिंग डेट्स अच्छी थी, उन जगह पे उन्होंने फोकस किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया इस कंपनी को एक अच्छा ग्रोथ नंबर पोस्ट करने में। सो ये चीज़ हमें एफिशिएंसी शो करती है दो बिजनेसेस के बीच में। दोनों बिजनेसेस सेम तरीके की सिचुएशन फेस कर रहे थे, सेम तरीके की चैलेंजेस फेस कर रहे थे, बट एक बिजनेस है जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वीज़ा वीज़ दूसरा बिजनेस है जिनके नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो इससे ये साबित नहीं होता कि कि वेदांत फैशन एक मीडियोकर बिजनेस है या ख़राब बिजनेस है। ऑब्वियसली नहीं, वेदांत फैशन काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, प्रीमियम ब्रांड्स में है वो कंपनी, एंड आउटलुक भी अच्छा है उस कंपनी का। बट यहाँ से ये चीज़ शो होती है कि तनिष्क या टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिनको ये पता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन से डील कैसे करना है, या हम ये कह सकते हैं कि कंपेयर टू वेदांत फैशन ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं वो इस तरीके की सिचुएशन के साथ में। सो ये एक वन ऑफ द ट्रेट है, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब आप एक मल्टी बैगर काइंड ऑफ स्टॉक्स के लिए रिसर्च करते हैं। बिकॉज ये एलिजिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मल्टी बैगर स्टॉक्स में, कि वो इस तरीके के एक्सटर्नल चैलेंजेस जो आते हैं एक बिज़नेस में
बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस आज अच्छा कर रहा है तो अगले 3 महीने बाद भी अच्छा करेगा, 6 महीने बाद भी अच्छा करेगा। कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती है, सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी चेंज हो सकती है। सो उन सिचुएशन को कौन सा बिजनेस कैसे हैंडल करता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शो करता है उस बिज़नेस का। हैविंग सेड दैट, इससे कहीं भी ये चीज़ शो नहीं होती कि वेदांत फैशन का रिजल्ट ख़राब है तो वो ख़राब स्टॉक है। हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में वो इम्प्रूव करे। एंड कंसिडरिंग दैट, सपोज अगर 10 पैरामीटर्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर है या ये बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है, ये जो पैरामीटर हमने डिस्कस किया ये उन 10 पैरामीटर में से एक पैरामीटर है। सो हमें बाकी की चीज़ें भी देखनी है कि ओवरऑल बिजनेस मॉडल कैसा है, ओवरऑल ग्रोथ कैसी है, ओवरऑल मार्जिन्स कैसे हैं, ओवरऑल कंपिटिटर से परफॉर्मेंस कैसा है इनका, वो सारी चीज़ें भी देखनी है। बट येस, ये पैरामीटर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू आइडेंटिफाई अ मल्टीबैगर स्टॉक। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट।